हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी 2024 की। जी हाँ, यूपीएससी तो नो डाउट आपके सपने तो है ही हैं, लेकिन साथ में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में भी। जितना ओहदा आपके यूपीएससी का होता है, कम पावरफुल और कम बेहतरीन सर्विसेज में से एक जो स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी तो है ही है, नो डाउट। उसके साथ साथ अगर आप स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में अब देखें तो सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आपका पेपर 1, पेपर 2 इन द प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम्स, इंटरव्यू। ठीक है, बाकी नो डाउट आपका यूपीएससी का लेवल ही है। नकल सब करते हैं सारे स्टेट पीसीएस की, हम उसी के ही लाइन पर हैं। जैसे यूपीएससी की सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन प्रश्न आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लेवल भी काफ़ी आपको अलग दिखेगा, लेकिन मेहनत तो आपको हर एक एग्जाम में बराबर की करनी है। ठीक है, तो साथ में बहुत बड़ा एक बैकअप प्लान रहता है आपके लिए स्टेट पीसीएस। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कुछ देखते होंगे आप साउथ के स्टेट्स हैं, कुछ नॉर्थ के स्टेट्स हैं, तो एक लैंग्वेज सेक्शंस आपका होता ही है। तो लैंग्वेज की वजह जो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, या जो नॉर्थ इंडियन में आपका हो गया, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आपका बिहार हो गया, हर एक स्टेट का अपने प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस एग्जाम्स होते हैं। तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सीधा आप डीवाईएसपी बनोगे, एसटीएम बनोगे, तो कम बड़ी सर्विस भी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको साथ साथ में ही एग्जाम भी देना चाहिए। और क्या है, कैसे है, थोड़ा पैटर्न अगर हम समझ लेंगे तो अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आराम से दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी, अगर आप चलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में स्टेट पीसीएस भी आपका क्लियर हो गया, तो खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, यूपीएससी भी करते रहिए, या यूपीएससी हो जाता है तो फिर स्टेट पीसीएस की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो आप तो बेहतरीन सर्विस में आ ही गए हैं। तो लेकिन कभी भी ठीक है, नो डाउट आपका फोकस भी होना चाहिए एक ही गोल की तरफ कि हाँ, मुझे यूपीएससी करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ भी अदर एग्जाम्स भी देते रहना चाहिए। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो साथ साथ ये सब भी परीक्षाएं आपको देते रहना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो आज हम देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं उसके क्या पैटर्न हैं, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, कितना डिफरेंस है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा और इसके लिए भी आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने हम पैटर्न दे देते हैं, तो हर एक स्टेट का अपना अलग एक क्या होता है, आयोग होता है, कमीशन होता है। जैसे यूपी का आपका क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वही बिहार का बीपीएससी हो जाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पीसीएस हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूके पीसीएस हो गया यानी उत्तराखंड। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अलग क्या होता है, कमीशन होता है, जो आपके इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ये सब सारी परीक्षाओं को, पूरा ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज कराता है। उसी तरीके से स्टेट पीसीएस को अलग अलग उस स्टेट के कमीशंस होते हैं। ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे। तो यूपी पीसीएस की बात करेंगे, फिर हम एमपी पीसीएस की भी बात करेंगे, फिर बीपीएससी की भी एक एक करके एक वीडियो में आपका पूरा किस तरीके से पैटर्न है, सिलेबस वगैरह, इनकी बातें करेंगे। फिर उसके बाद कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो सारी बातें हैं। स्टेट लेवल का एग्जाम होता है साल में एक बार। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह आपका आएगा, आपका कब, जैसे जिस तरीके से आपका यूपीएससी एग्जाम आपका है मई में, 26 मई को, तो उसी तरीके से मई जून में इसका भी डेट वही साथ साथ ही चलता है। 10-15 दिन आपका आगे पीछे दोनों का क्या रहता है, शेड्यूल वगैरह रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस वगैरह भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, 125 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, एसटी एससी वाले 65 एंड अदर्स के लिए 25 है। ठीक है, एज लिमिट वगैरह भी इसमें काफ़ी देखते होंगे बहुत लोगों, जैसे आपका यूपीएससी में 32 ईयर्स से जनरल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, 40 साल हो जाती है। तो काफ़ी बच्चे, भाई सबका थोड़ी ना, भाई वही है कि प्रिपरेशन सब करते हैं तो सबका हो नहीं सकता, जिसका नहीं हो सकता तो फिर स्टेट पीसीएस के लिए लग जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पे रहता है दोनों करते रहते हैं, नहीं हो पाता फिर सिर्फ और सिर्फ इसी को देखेंगे, फाइनली हो जाता है। साथ में पहले किसी का पीसीएस निकल गया, फिर यूपीएससी गया, किसी का यूपीएससी, तो फिर पीसीएस क्यों करेगा।
बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यूपीएससी में अच्छी रैंक नहीं आई, ऐसा भी तो ना, सब हायर रैंक, जिसमें तो क्या है, इसमें भी यही क्रीम जो आपकी सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया, आईआरएस मिल गया, या कुछ और अच्छी सर्विसेज मिल गई, आईएफएस वगैरह मिल गया, तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ को लोअर सर्विसेज मिल जाती हैं यूपीएससी में भी, देखो 700-800 सीटें होती है, 1000 सीटें होती है, तो किसी का 1000 रैंक आ गई, 600-700 रैंक आ गया, पोस्टल डिपार्टमेंट है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में चला गया जहाँ कोई न पावर का है न कुछ आपको लगेगा संतुष्टि मिलेगा, यही राजा वाली सर्विसेज से ही टॉप 3 सर्विसेज मानी जाती है, 3-4 सर्विसेज। तो इंसान क्या करता है कि उसी के साथ साथ अगर उसका पीसीएस भी निकल गया है, किसी स्टेट का पीसीएस निकल गया, उसमें अच्छी रैंक है, तो यूपीएससी छोड़ के, यानी यूपीएससी में जो उसको सर्विस अलॉट हुई है तो पीसीएस ले लेता है, ठीक है। तो इसके पीछे यही कारण भाई, यहाँ पर खेसारी लाल यादव का जो डायलॉग है कि आप देखे होंगे कि स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा है कि नरक का राजा बन के रहा जाए, यानी यहाँ पर अब स्वर्ग नरक यहाँ पे नहीं हुए, सब सारी सर्विसेज अच्छी हैं, क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक सर्विस एक सीट लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें देखते हैं लाखों बच्चों में से कोई एक बनता है, उस सीट पे पहुंचता है नंबर 1 की रैंकिंग पे। उसी हिसाब से अगर देखा जाए 7-8 लाख में से 3 लाख 4 लाख लोग पेपर दिए, 25,000 आपका वो दिए मेंस दिए, आपका 2500 इंटरव्यू दिए, 15,000 12,000 मेंस दिए, तो समझ रहे हैं एक सीट पे 3 लोग, तो ये सब है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन वही है ना कि जो टॉप सर्विसेज होती हैं, टॉप रैंक्स होते हैं, उन्हीं का ही बोलबाला रहता है, वो अच्छी सर्विस पाएंगे, अच्छा मतलब अपना पावर, यानी अपना होता नहीं कि भाई दबदबा है, आईएएस हो आप, डीएम हो कहीं के, एसडीएम हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इंसान सोचता है यार नीचे वाली सर्विस से अच्छा रह के एसडीएम ही रहे, आज नहीं तो कल प्रमोट भी हो जाएंगे, और एसडीएम की पावर कम नहीं होती, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिस तरीके से डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, तो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पूरा एक सब डिवीजन का हेड होता है, कल नहीं तो भी डीएम होगा। तो इसीलिए लोग पीसीएस की सर्विसेज ले लेते हैं, डीवाईएसपी बन जाएंगे। एक सिपाही देखते हो कि आप गांव में पहुंच जाए सिपाही, छोटा सा दरोगा पहुंच जाए तो उसी को लोग कप्तान साहब कहने लगते हैं। तो यहाँ डिप्टी एसपी पहुंच गया, वैसे वो भगवान हो गया, तो क्यों लेगा कि यूपीएससी की छोटी वाली सर्विस, वो कहेगा भैया हम पीसीएस वाली सर्विस ही ले लेते हैं। तो ये भी रहती ही चीजें, तो फिर आदमी प्रिपेयर करता है, इसको फाइनली अचीव करता है, ठीक है। परीक्षा जो होती है इसकी भी यूपीएससी की तरह ही ऑफलाइन मोड में ही होता है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज को आपने ऑप्ट किया है, ये सब सारी चीज़ें होती है। बाकी वेबसाइट वगैरह भी इसकी जिस तरह यूपीएससी है उसी तरीके से uppsc.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह कब होते हैं, तो वही यूपीएससी के आगे पीछे भी चलता है, इसका भी एग्ज़ाम वगैरह वही आपका फरवरी मार्च में आपके नोटिफिकेशन आएंगे, 1 महीने का आपका पूरा समय दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल वगैरह करके सबमिट करने का फाइनली आपको डेट वगैरह दी जाएगी। एग्ज़ाम वगैरह भी वही मई जून के बीच में, आफ्टर 2nd वीक ऑफ मई या 1st वीक या 2nd वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है। फिर रिजल्ट भी आपके आ जाएंगे, आंसर की वगैरह भी जारी कर देता है, फिर रिजल्ट आपके जुलाई बीतते बीतते या अगस्त के 1st वीक में आ जाएगा, फिर मेंस उसी हिसाब से सितंबर में देखिए यूपीएससी का भी मेंस होगा, तो ये भी बेचारा एकदम साथ चलूंगा, ठीक है। फिर ये आपका नेक्स्ट ईयर सारे प्रोसेस उसी हिसाब से ही होंगे, आपका इंटरव्यू देन फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फीस वगैरह के बारे में देखिए आपसे बता ही दिया हूँ, अनरिजर्व ओबीसी 125 वगैरह रुपए फीस वगैरह है, ठीक है। टोटल आपका प्रोसेसिंग फी वगैरह सारा चीज़ मिला के ST SC 65 है, और 25 रुपये अदर्स कैटेगरीज वगैरह की हैं, ठीक है। तो आराम से 125 रुपये में आप SDM DM बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैचलर डिग्री आपका मस्ट है, होना ही है। बाकी कई सारी पोस्ट होती हैं इसमें, ठीक है, कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, SDM हो गया, DSP हो गया, या सब रजिस्ट्रार की पोस्ट हो गई। तो उसमें कुछ आपके क्या कहते हैं, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो उसके आधार पे कुछ पोस्ट्स मिलती है। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ऐसे कौन कौन सी पोस्ट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को वरीयता मिलती है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, DF वगैरह में फॉर्म वगैरह में भरना होगा, ठीक है। उस समय भी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे प्रीलिम्स के पहले भी, तो उसमें भी आपसे पोस्ट वगैरह के बारे में कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो उसको भी टिक लगा देंगे। जैसे आपका क्या है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गए, ठीक है, एसोसिएट्स हो गए DIOAS में, तो इन सब के लिए आप मस्ट होना चाहिए, आपको होल्ड एनी PG डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास होगी तो ऐसी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं अगर आप बनना चाहते हैं
तो कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको होना जरूरी, क्योंकि ऑडिट ऑफिसर आप बनेंगे तो ऑडिट ऑफिसर में ऑडिटिंग का एक देखिए आपका सब्जेक्ट ही होता है कॉमर्स, जब आप पढ़ेंगे बीकॉम वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉ ऑफिसर या मंडी परिषद वगैरह में लॉ ऑफिसर वगैरह, ये सब सारी चीजें जो पोस्ट हैं, तो इसमें भी क्या देखिए मांग लिया आपसे, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, केन मतलब गन्ना विभाग वगैरह में, तो भाई एग्रीकल्चर पढ़े रहोगे तभी तो जानोगे गन्ना वगैरह कैसे पैदावार होती है, कैसे इसका प्रोडक्शन, फिर उसके बाद चीनी वगैरह जब बनता पूरा सिस्टम, तो आपको बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। अब आपको आर्ट साइड हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हो या फिर आप कॉमर्स में डेबिट क्रेडिट पढ़े हो, आपको केन ऑफिसर बना दें तो फिर कैसे सबमिट होगा। नो डाउट ट्रेनिंग में तो आदमी सीख ही जाता, लेकिन उसको एटलीस्ट एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक नॉलेज होगी तो आराम से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। फिर वेटरनरी एंड वेलफेयर ऑफिसर हो, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर ये सब डिग्रियां हैं, VSc हो, AH हो आप, या एनी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास, तो आपको ये पद मिल जाएगा। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर हो, तो आपको देखिए कॉमर्स और अकाउंटेंसी होना जरूरी है अपने ग्रेजुएट के दौरान। सीनियर शुगर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की अगर आपके पास हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपकी अच्छी पढ़ाई हो, तो इसी तरीके से अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर हो, ठीक है, तो आपको होम साइंस या सोशल वर्क में आपने ग्रेजुएट वगैरह किया हो, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट होती है, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट है, तो इसमें अगर आपने आर्ट्स में विद सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आपका रहा हो, या डिग्री कॉमर्स की डिग्री हो, या लॉ से आप डिग्री की हो, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आप बन जाएंगे। याद कीजिए संदीप भैया, आपने देखा होगा ना वेब सीरीज संदीप भैया, या एस्पिरेंट्स आपने सीरीज देखा होगा, तो संदीप भैया फाइनली क्या बनते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनते हैं। तो ये जरूर इनके पास ये सब्जेक्ट रहा होगा इन द ग्रेजुएशन। फिर सीनियर लेक्चरर वगैरह, डाइट वगैरह आपका बोर्ड है, बीएड विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। बीएड भी अगर आपने किया हो और पीजी भी हो आपके पास इकोनॉमिक्स वगैरह किसी स्पेशल सब्जेक्ट्स में, तो आप डाइट जो आपका विभाग है, तो वहाँ पे आप सीनियर लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री में पीजी किए हों। डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर, इसमें भी आपसे क्या मांगेगा, पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिक्स वगैरह भी अगर आपका रहा हो, कॉमर्स आपसे रहा हो, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हों, तो आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाओगे। ये भी अच्छी पोस्ट है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तो टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो आपको बेहतरीन सर्विस के लिए निमंत्रण देती है, ठीक है। एज की हमने बात कर ही लिया है, कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स, किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन भी आपको मिलते हैं सारे पदों में। ओबीसी कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है, यानी वो 43 साल तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद ST 5 ईयर्स रिलैक्सेशन 45 ईयर्स, SC 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन 45 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एज रिलैक्सेशन भी हैं हर एक कैटेगरी वाइज लोगों के लिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसा कि हमें पता है 3 फेजेस में इसका भी होता है, जिस तरीके से यूपीएससी होता है, प्रीलिम्स फेज 1 में, मेंस में फेज 2, और आपका तीसरा फेज है आपका इंटरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद कितने कितने मार्क्स के प्रीलिम्स, जैसे कि यूपीएससी का आता है पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें भी आपसे पेपर 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, जीएस सेक्शन, पेपर 2 में आपका सीसेट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स क्वेश्चन होगा इन द पेपर 1, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे, 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटे का पेपर होगा। फिर 150, ये आपका क्या हो गया, सीसेट की बात हो गई, ठीक है, पेपर 1 नहीं, सीसेट वाला दूसरा वाला पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 2.5 मार्क्स। और दूसरा जो पेपर है जीएस पेपर 1, जो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 आपके नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटा इसमें आपको समय मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया पेपर 1 यानी जीएस 1। फिर उसके बाद मेंस आएगा आपके सामने, ठीक है। मेंस का जब पेपर होगा तो इसमें वही आपका 4 पेपर्स होंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है। 200 नंबर के एक, तो 800 नंबर का ही हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया 200 नंबर का। फिर जनरल हिंदी हो गया 150 नंबर का, ऐसे भी आपसे लिखवाएंगे 150 नंबर का। फिर उसके बाद टोटल आपका क्या हो जाएगा, 1500 नंबर का मेंस का
पेपर होगा, ठीक है। देन आपका फाइनली क्या किया जाएगा, सिलेबस, प्रीलिम्स एग्जाम्स 8 पेपर्स इन द मेंस एग्जाम, ये हमने देख ही लिया। फिर जनरल स्टडीज 2 या जिसको सीसेट कहते हैं वो आपका क्वालिफाइंग ही होगा। जिस तरीके से यूपीएससी में पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, इसी तरीके से इसमें भी आपको क्वालिफाइंग 66 नंबर आपको पाना है, 33% मार्क्स लाना है। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स में पेपर 1 पेपर 2 का क्या सिलेबस है। तो वही पूरा कॉपी पेस्ट है आपका यूपीएससी का। इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, करंट इवेंट्स आपसे पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न सेक्शन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी और इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है ना, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जितना भी हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे, जनरल साइंस के भी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, जनरल साइंस 10th प्लस लेवल का आपका आएगा, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 हो गया, जीएस वाला पार्ट। फिर उसके बाद पेपर 2 वही सारी चीजें देख रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कंप्रहेंशन आरसीज वगैरह आएंगी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होंगे, जीएमए के क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश क्लास 10th लेवल साफ साफ देखिए लिख दिया है, जनरल हिंदी भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके 10th स्तर तक, वही पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, यही सब सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल जिसमें अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके जो है सिलेबस का पार्ट है, तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है आप देख लेंगे तो पूरा पूरा टिपिकल आपका फैक्चुअल बेस्ड है, कोई भी इतनी गहराई तक क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आप करने में असमर्थ हो। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, सारी चीज़ों में आपकी पकड़ है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका जनरल स्टडीज़ का पूरा पार्ट हो, तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। वो आपके साथ एक बैकअप प्लान भी हो जाएगा, खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए तो पूरी जहान है आपके पास। तो इसी तरीके से हम हर एक स्टेट्स सर्विसेज की बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और कैसे प्रिपेयर करना है, कितने स्तर तक जाना है ये भी हम बताएंगे। इसके भी साथ साथ प्रैक्टिस वगैरह भी चलते रहे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा, तो अभी से साथ साथ इसको भी अगर हम पुश करेंगे सारी चीज़ों को, तो उसके लेवल तक पहुंच के आसानी से उस एग्जाम को भी देते रहेंगे। देखो एक ही वीक के बीच में एग्जाम भी, शायद 20 मई को एग्जाम है, फिर 26 मई का आपका यूपीएससी का, तो एक वीक में दोनों को निपटा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, प्रिपरेशन आपकी रहेगी। तो ऐसा है नहीं कि अलग से इसके लिए पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक ही काफ़ी है, तो सब चलता रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ले ताकि आपको सारी जानकारी समय पे मिलती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।